ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 119। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युन चेलिंग यूएफेंग को देखते हुए उससे कहता है, उस वक्त चू युएछान की प्रेगनेंसी का पता तुम्हारे हेवनली सोर्ड विला में चला था। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ ही दिनों में ये अफवाह पूरी दुनिया में कैसे फैल गई? ये सुनते ही लिंग यूफेंग ने घबराते हुए जवाब देता है, इस मामले में मैं जाहिर है इसकी गंभीरता जानता था। मैं हमेशा से खुद भी हैरान था कि आखिर ये बात फैली कैसे। अचानक युनचे की आंखों से किलिंग इंटेंट निकलने लगा, जिसने लिंग यूफेंग की आवाज को उसके गले में ही जमा दिया। युनचे ने कहा, क्या उस वक्त इस बात को जानने वाले सिर्फ वही 4 लोग थे जिनका मैंने जिक्र किया? क्या तुम सच में किसी ऐसे इंसान से नहीं टकराए जिसने ये बात बस इत्तेफाक से सुन ली हो? मुझे ये मत कहना कि तुम अपने दिल में सच में नहीं जानते कि ये खबर किसने फैलाई। लिंग यूएफेंग के होंठ कांपने लगे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। अब आगे। जैसे ही लिंग यूएफेंग चुप हुआ, शुअनयुन यूफेंग एक अजीब सी मुस्कान के साथ चीख पड़ी। हाँ, मैंने ही किया था। वो औरत, उसने अपना खुद का स्कैंडल खड़ा किया था। यह मत कहना कि तुम्हें लगता है कि वो इस लायक है कि सब उसके लिए अपना मुंह बंद रखें। और जहां तक अंजाम की बात है, यह शर्मनाक स्कैंडल तुमने और उसने मिलकर किया है। इससे मेरा क्या लेना देना? हा 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 हा। युनचे ने अपनी आंखें हल्की सी छोटी की। उसने धीमी आराम से आवाज में कहा, वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा बच्चा आसमान से मिला एक तोहफा था। यह शर्मनाक कैसे हुआ? तुम्हारे मुंह से स्लट लफ्ज सुनकर दूसरों को हंसी ही आएगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि यह लफ्ज कभी भी चू युएछन पर नहीं लग सकता। जहां तक तुम्हारी बात है तो 10,000 जन्म भी कम पड़ेंगे। युनचे का हाथ और कस गया, जिससे उसकी आवाज दब गई। उसने धीरे धीरे आगे कहा, शुअनयुन यूफेंग, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए था। अगर यह सच न होता कि मेरी चू युएछान ने लिंग यूएफेंग पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, तो शायद उसने तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं डाली होती। तुम दोनों के बीच का फर्क जमीन पर पड़ी कीचड़ और हेवनली माउंटेन्स पर खिले स्नो लोटस जैसा है। फिर भी जलन के मारे तुमने उसे मौत के कुएं में धकेलने की साजिश रची। मैं युनचे औरतों को कम ही मारता हूं, लेकिन तुम शुअनयुन यूफेंग मुझे तुम्हें 10,000 टुकड़ों में काटने पर मजबूर करने में कामयाब हो गई हो। उस जमाने वाली किलिंग इंटेंट ने लिंग यूएफेंग को ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। उसने जल्दी से चिल्लाया, युनचे, मेरी बीवी ने सच में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसकी जलन मेरी वजह से थी। भले ही वो गलत है, उसने सिर्फ एक सच को फैलाया। उसके पाप मौत के लायक नहीं हैं। प्लीज रहम करो और उसे जाने दो। मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं। युनचे ने उस पर एक नजर डाली और पूछा, अच्छा, पाप मौत के लायक नहीं है? लगता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। हां, उस वक्त जब चू युएछान ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड छोड़ा था, तो उसे मारने के लिए 3 लोग उसके पीछे भेजे गए थे। वो तीनों तुम्हारे हेवनली सोर्ड विला के मेंबर थे। अब तुम बताओ कि यह मौत के लायक पाप है या नहीं? लिंग यूएफेंग ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें डिसबिलीफ में फैल गईं। वो चिल्लाया, क्या? नीचे लिंग जे सिर से पांव तक अकड़ गया। लिंग यूएफेंग ने जोर से अपना सिर हिलाया और दहाड़ा, नामुमकिन, यह जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। युनचे ने ताना मारते हुए हंसा, हा 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 हा। शुअनयुन यूफेंग, जब करने की हिम्मत थी तो क्या अब मानने की हिम्मत है? शुअनयुन यूफेंग चीखी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन अभी भी घमंडी थी। क्यों नहीं है मुझ में मानने की हिम्मत? मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि उन तीनों कचरों ने अपना काम ठीक से नहीं किया और उस औरत को भागने दिया। मेग! युनचे की जबरदस्त पकड़ में उसका गला मुड़ गया और उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। उसके इस कन्फेशन ने लिंग यूएफेंग के सारे इनकार को चकनाचूर कर दिया। उसके सामने का नजारा घूमने लगा और वो बड़बड़ाया, यूफेंग, तुमने ऐसा कैसे किया? लिंग जे कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा और बेजान आवाज में बड़बड़ाया, यह सच नहीं है। यह बिल्कुल सच नहीं हो सकता। युनचे का चेहरा एक ठंडे बेपरवाह मास्क में बदल गया। उसने कहा, है, जब तुमने मान ही लिया है तो ठीक है, अब तुम सुकून से मर सकती हो। एक हड्डियों को कंपा देने वाला किलिंग इंटेंट उभरा। मु युआनजी ने आगे बढ़कर दहाड़ा, युनचे, वो 9th एल्डर शुअनयुन जुए की। युनचे ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, चुप हो जाओ। उसकी डरावनी निगाहों ने मु युआनजी को अंदर तक हिला दिया। युनचे ने आगे कहा, आज जो कोई भी मुझे इसे मारने से रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। मु युआनजी 15th एल्डर,
मुझे याद है कि 3 महीने पहले सन मून डिवाइन हॉल का जो एल्डर मरा था वो भी रैंक में 15th था। क्या तुम भी उसे ज्वाइन करने के लिए इतने बेचैन हो? एक ठंडक मू युएनजी की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। तभी एक कांपती हुई मिन्नत भरी आवाज आई, नहीं मत करो। नीचे लिंग जाय पहले ही घुटनों पर बैठा था। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। उसने युनचे की तरफ सिर उठाकर भीख मांगी। बिग ब्रदर युन, मेरी मां बुरी इंसान नहीं है। उसने बस जोश में आकर यह सब किया। सच में मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूं। मुझे अपनी मां के पापों को अपने सर लेने दो। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट पूरी कर दो। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, उसकी सेलेस्टियल यांग सोर्ड ने ठंडी रोशनी की एक लकीर खींची और सीधा उसके अपने गले की तरफ पड़ गई। लिंग युएफेंग और लिंग त्यानी जोर से चिल्लाए, रुको। फ्लेम की लाइट की एक रे ने सेलेस्टियल यांग सोर्ड को दूर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त युनचे ने शुआनयुआन युफेंग को आसमान से नीचे फेंक दिया और वो सीधा लिंग जे के शरीर पर जा गिरी। हवा में युनचे पहले ही उनकी तरफ पीठ कर चुका था। उसकी आवाज अभी भी बर्फ जैसी ठंडी और गहरी नफरत से भरी हुई थी। उसने चेतावनी दी, शुआनयुआन युफेंग, आज से तुम बेहतर है कि बस दिल से दुआ करो कि मां और बच्चा दोनों सलामत रहें, वरना। युनचे फेंगशुइयर से चलने को कहता है। इतना कहकर उसने फेंगशुइयर का हाथ पकड़ा और दूर आसमान में उड़ गया। उसने जाते हुए एक बार भी नीचे खड़े किसी भी शख्स की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। उसके इस तरह अचानक चले जाने के बाद शुआनयुआन ज्यूडिंग और मू युएनजी काफी देर तक हैरान खड़े रहे। आखिरकार मू युएनजी ने राहत की सांस ली और बोला, ये युनचे तो अफवाहों से भी ज्यादा खतरनाक निकला। पहली बार किसी नौजवान ने मुझे इतना प्रेशर फील करवाया है। उसने जल्दी से आगे जोड़ा, लेकिन जब इतना पावरफुल मास्टर पीछे हो तो इतना घमंड तो बनता है। यह सुनकर शुआनयुआन ज्यूडिंग बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, मास्टर है, फिक्र मत करो, ज्यादा दिन तक उछल कूद नहीं कर पाएगा वो। एक दिन आएगा जब उसे अपने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मू युएनजी ने हैरानी से पूछा, 13th एल्डर, आपकी बातों का मतलब? शुआनयुआन ज्यूडिंग के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, पूछो मत, जब वक्त आएगा तुम सब समझ जाओगे। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही वो हेवनली सोर्ड माउंटेन रेंज से काफी दूर पहुंचे, युनचे की स्पीड धीमी हो गई। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसका भारी मूड देखते हुए फेंगशुइयर ने उसे समझाते हुए कहा, बिग ब्रदर युन, आप इतनी चिंता मत कीजिए। चू युएचैन और उनका बच्चा जरूर कहीं ना कहीं आपसे मिलने का इंतजार कर रहे होंगे। युनचे ने एक हल्की सांस छोड़ी और चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, वो दोनों जरूर ठीक होंगे। लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, बस मुझे आज ही पता चला कि जब उसने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड छोड़ा था तब हेवनली सोर्ड विला ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसने आगे कहा, क्योंकि शुआनयुआन युफेंग लिंगजी की मां थी, इसलिए मैं उसे मार नहीं सका, वरना आज आसमान से देवी भी नीचे आ जाती तो उसकी जान नहीं बचा सकती थी। फेंगशुइयर ने सोचते हुए पूछा, तो फिर वो वहां से बचकर कैसे निकली? सिचुएशन तो काफी डेस्परेट रही होगी। युनचे ने धीरे से समझाया। शुआनयुआन युफेंग ने लिटिल फेरी के प्रेग्नेंट होने की खबर सिर्फ इसलिए फैलाई ताकि उसे मारने का मौका मिल सके। उसने पहले से ही घात लगाकर लोग तैयार रखे थे। लिटिल फेरी अपनी पीक पावर में भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रोफाउंड आर्ट्स भी क्रिपल्ड हो चुकी थी। लेकिन उस दिन वहां एक ब्लिजर्ड आ गया। उसने पास के एक स्नो फिनिक्स बीस्ट का इस्तेमाल किया, जो उस तूफान में और ताकतवर हो जाता है, और बस किसी तरह वहां से बच निकली। इसके बारे में सोचते ही युनचे की आवाज भारी हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह मुझे अभी तक नहीं पता। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूं, मेरा दिल रो पड़ता है। फेंगशुइयर की नरम आवाज ने उससे दिलासा दिया। मेरे रॉयल फादर कहते थे कि हर मुसीबत के बाद अच्छी किस्मत आती है। अगर वो उस खतरे से बच गईं, तो इसका मतलब है कि आसमान खुद उनकी रक्षा कर रहा है। युनचे मुस्कुराया और बोला, ज़ुएयर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन उसका चेहरा जल्द ही फिर से गंभीर हो गया, क्योंकि शुआनयुआन युफेंग की यादों से उसे यह भी पता चला था कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड पर आई मुसीबत का कनेक्शन लिंग कुन से था। तभी उनके पीछे से एक बेचैन आवाज गूंजी, बिग ब्रदर युन, बिग ब्रदर युन। यह लिंगजे की आवाज थी। युनचे एक पल के लिए झिझका और फिर रुक गया। आखिरकार लिंगजे हांफते हुए उनके पास पहुंचा। युनचे ने मुड़कर सीधा उससे पूछा, लिटिल जाए,
क्या तुम दिल से मुझे अपनी तलवार के एक ही झटके में मार देना चाहते हो? लिंगजे ने जोर से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो आपको शुक्रिया कहने आया था। युनचे ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, शुक्रिया? मैंने तुम्हारे हेवनली सोर्ड विला को उलट पलट कर दिया, तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर को बुरा भला कहा और तुम्हारी मां को लगभग मार ही डाला था। इतना ही काफी है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते और तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो? लिंगजे ने और भी जोर से अपना सिर हिलाया। उसने युनचे की आंखों में देखते हुए सच्चे दिल से कहा, मुझे पता है आपने मेरी मां को मेरी वजह से जाने दिया। इससे कहीं छोटी बात के लिए आपने पूरे बर्निंग हेवन क्लैन को खत्म कर दिया था। आप इतने गुस्से में थे, फिर भी आपने उन्हें छोड़ दिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा और मैं अपनी मां की गलती को सुधारने के लिए जो कर सकता हूं करूंगा। युनचे काफी देर तक शांति से उसे देखता रहा। लिंगजी की आंखें अभी भी पानी की तरह साफ थीं। फिर उसने लिंगजे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, लिटिल जाय, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी कर्ज की बात करो। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों पक्के भाई हैं? यह सुनकर लिंगजे की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, क्या मैं अब भी आपको पहले की तरह बॉस बुला सकता हूं? युनचे ने उसके कंधे को झटके से थपथपाते हुए कहा, यह कैसी बेकार बात कर रहे हो? बिल्कुल बुला सकते हो। तुम मुझसे हारे थे, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई बने। क्या तुम इससे मुकरने की कोशिश कर रहे हो? लिंगजे की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉस, मुझे पता था आप इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हैं। आखिरकार मैं आपसे दोबारा मिल पाया और आप इतने पावरफुल हो गए हैं। आपसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। युनचे ने सच्चे दिल से कहा, नहीं, किस्मत वाला तो मैं हूं। लिटिल जाय, तुमसे मिलने के बाद तुमने मेरे लिए बर्निंग हेवन क्लैन में खतरा मोल लिया। तुमने अपनी जान देकर अपने ग्रैंडफादर की तलवार को रोका। तुम हजारों किलोमीटर दूर डिवाइन फीनिक्स नेशन सिर्फ मुझे चीयर करने के लिए आए। मैं नहीं जानता कि मैं इस दोस्ती के लायक कैसे हूं। लिंगजे शर्माते हुए हंस पड़ा। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूं, यह तो मेरा फर्ज था। आपके कदमों पर चलना एक ऐसा गर्व है जो कोई और चीज नहीं दे सकती। युनचे जोर से हंसा। लिटिल जी, तुमने जो अभी कहा उसकी वजह से अब मुझे कोई ऐसा इंसान बनना ही पड़ेगा जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। अचानक युनचे की आवाज और उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह देखकर लिंगजे ने घबराते हुए पूछा, बॉस, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? युनचे ने एक साफ आवाज में पूछा। लिटिल जी, हम 3 साल से नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ इतनी हाई हो गई है। ये माइटी हेवनली सोर्ड रीजन की वजह से है ना? लिंगजी ने सिर हिलाया। हां, ग्रैंडफादर मुझसे बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और उन्होंने 3 साल तक खुद मुझे हेवंस माइट एब्सोल्यूट सोर्ड सिखाया है। उसकी आंखों में एक चमक थी। एक सोर्ड लवर के लिए एक सेक्रेड ग्राउंड में एक मोनार्क के साथ ट्रेन करना एक सपने के सच होने जैसा था। युनचे का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। उसने कहा, जो मैं अब कहने जा रहा हूं उसे समझना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यह कहना ही होगा। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन ने 2 एल्डर्स को तुम्हें अपने ग्रैंडफादर से मिलवाने के लिए भेजा है। मुझे पता है तुम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम कभी माइटी हेवनली सोर्ड रीजन वापस न जाओ। मैं इसे साफ साफ समझा नहीं सकता। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन बाहर से सोर्ड्स का एक सेक्रेड लैंड लग सकता है, लेकिन अंदर से यह तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा गंदा और डरावना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हीरे जैसी साफ सोल वहां जाकर मैली हो जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम हेवनली सोर्ड विला को इनहेरिट न करो। तुम अपने भाई लिंगयुन से ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन विला मास्टर का टाइटल अपने साथ ऐसे बोझ लाता है जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ देंगे। लिंगयुन ज्यादा स्टेबल है, वो पोजीशन उसके लिए ज्यादा सूटेबल है। युनचे ने लिंगजाय के कंधे को थपथपाया और पीछे हट गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। यह तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिसे तुम सॉल्व न कर सको, तो तुम मुझे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में ढूंढ सकते हो। इतना कहकर उसने हाथ हिलाया, फिर फेंग शुएर का हाथ पकड़ा और नॉर्थ की तरफ उड़ गया। तभी पीछे से लिंगजे की पूरी ताकत से लगाई हुई चीख गूंजी, बॉस, मैं सबसे ज्यादा आप पर ही विश्वास करता हूं, इसलिए मैं आपकी बात मानूंगा। मैं माइटी हेवनली सोर्ड रीजन वापस नहीं जाऊंगा। कल से ही मैं हेवनली सोर्ड विला छोड़ दूंगा और दुनिया घूमने निकल जाऊंगा। मैं लोगों की मदद करूंगा और एक हीरो बनूंगा।
और मैं फेरी ऑफ फ्रोजन ब्यूटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरी मां के गुनाहों का प्रायश्चित हो सके। मैं लिंग जय अपनी जुबान का पक्का हूं। युनचे ने मुड़कर देखा तो लिंग जय एक धुंधली सी परछाई की तरह दिख रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया और उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया था। माइटी हेवनली सोर्ड रीजन में देर रात का वक्त था। आसमान पर काले बादलों की एक पतली परत छाई हुई थी जिसने जल्द ही कमजोर पड़ते चांद और सितारों को पूरी तरह से ढक लिया और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। यही वो वक्त था जब एक खास सील सबसे ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसलिए जमीन के नीचे बनी एक गुप्त जगह में धीमे और हल्के कदमों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे में चलता हुआ वो शख्स बिल्कुल नीचे तक पहुंचा। तभी एक धुंधली गंदी सी ग्रे लाइट धीरे से जली जिससे एक अजीब और डरावना ऑरा फैलने लगा। लाइट का सोर्स एक तलवार थी, पूरी तरह पिच ब्लैक और 6.5 फुट लंबी, जिसके चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा था। अचानक उसकी हिल्ट पर बनी हुई 2 लंबी पतली काली आंखें खुल गईं, जैसे कोई डेविल जाग गया हो। उसकी डरावनी निगाहें अपने सामने खड़े इंसानी फिगर को देख रही थीं। उस इंसानी फिगर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज एक मिडिल एज्ड आदमी की थी। उसने कहा, ऑनरेबल डेविल लॉर्ड, कई महीने हो गए। आज आखिरकार वो दिन है जब वार्निंग मून के दौरान रात सबसे अंधेरी होती है। यह सुनकर मशहूर हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड के अंदर कैद डेविल लॉर्ड ने अपनी डरावनी आवाज में पूछा, सील हटाने का प्रोसेस कहां तक पहुंचा और उस फेन जुइचन नाम के आदमी का क्या हुआ? उस आदमी ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब कुछ आराम से चल रहा है। बस 2 महीनों में 13 स्टार्स अलाइन होंगे, एक ऐसा पल जो हर 3000 साल में एक बार आता है। तभी हम डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस रखेंगे। उस वक्त यिन एनर्जी अपने पिनेकल पर होगी और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सारे एक्सपर्ट्स की मिली जुली पावर से सील जरूर टूट जाएगी। उसने आगे जोड़ा, जहां तक फेन जुएचन की बात है वो वहां जरूर आएगा। वो आपसे ज्यादा उस तलवार को हासिल करना चाहता है। तलवार की डरावनी आवाज गूंजी, बहुत अच्छा, एक बार तुम इस लॉर्ड की सील तोड़ने में और डेविल ब्लड वापस लेने में मदद कर दो तो मैं तुम्हें इस दुनिया का सुप्रीम रूलर बनने में मदद करूंगा। उस आदमी की सपाट आवाज में एक खतरनाक अंदाज था। उसने कहा, मैं बस उम्मीद करता हूं कि आप अपना वादा निभाएंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि हजारों साल की मेहनत के बाद मुझे एक ऐसा नतीजा मिले जो मंजूर ना हो। तलवार हंसी, हा 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 हा, मैं क्या चीज हूं, तुम्हें अंदाजा भी है? भला मैं तुम जैसे मामूली इंसानों के खिलाफ साजिश क्यों करूं? मुझे एक विल्डर चाहिए और तुम उसके लिए सबसे सूटेबल हो। फिर उसकी आवाज जहरीली हो गई। यही बात मैंने उस ये सरनेम वाले आदमी से भी कही थी। मैंने उससे मिन्नतें की, यहां तक कि उसे अपने डेविल ब्लड की आखिरी बूंद भी ऑफर की ताकि वो सील तोड़ने में मेरी मदद करे। लेकिन जैसे ही उसे मेरा ब्लड और मेरी आर्ट्स मिली, उसने उल्टा मुझ पर और सील्स लगा दी और मुझे यहां मरने के लिए बंद कर दिया। अगर तुम ना होते तो मेरी सोल कब की खत्म हो चुकी होती। उसकी आवाज दहाड़ में बदल गई, तुम इंसान इस दुनिया की सबसे बेशरम और नीची मखलूकन हो। वो आदमी हंस पड़ा। उसने कहा, फिक्र मत कीजिए ऑनरेबल डेविल लॉर्ड, मैं इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली की तरह बेवकूफ नहीं हूं। सालों से मैं उनके सील्स को तोड़ने के लिए भारी कीमत चुकाता आया हूं और आखिरी सील तोड़ने के लिए डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस का प्लान बनाया है। यह मेरी सिंसेरिटी दिखाने के लिए काफी है। तलवार ने जवाब दिया, इस लॉर्ड को तुम पर विश्वास है। तुम मेरा विल्डर बनने के काबिल हो। तुम्हारी बस एक गलती थी कि तुमने 1000 साल पहले ये मुफेंग को बिना एक भी हड्डी छोड़े मार दिया, वरना हमें इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत पड़ती। उस आदमी ने इस बात पर कोई एतराज नहीं जताया। उसने कहा, मैं तब आपसे नहीं मिला था तो मुझे कैसे पता होता कि उसकी ब्लड लाइन काम आएगी। लेकिन ये मुफंग ने डेविल ब्लड को जिंदा करने के लिए एक फॉरबिडन री इनकारनेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे हमें काफी मदद मिली। हा 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 हा। उसने आगे कहा, मैंने उसकी सोल को सोल सीलिंग कॉफिन में बंद कर दिया और उसकी चाबी फेन यीजुए को दे दी, ये इशारा करते हुए कि ये एक एंसेस्ट्रल की है जो किसी जरूरी वक्त पर काम आएगी। सब कुछ बिना किसी गड़बड़ के हो गया। मेरा प्लान बर्निंग हेवन क्लैन को खत्म करने का था, बस फेन जुचन को जिंदा छोड़कर, ताकि वो येमुफेंग की सोल को ढूंढे और बदला लेने के लिए सीधा डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा शैतानी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक एक्सीडेंट हो जाएगा। उस यूनचे के बच्चे ने बर्निंग हेवन क्लैन को पूरी तरह खत्म कर दिया। खुशकिस्मती से उसने फेन जुएचन को नहीं मारा। उसने मेरे इतने बड़े प्लान को लगभग बर्बाद ही कर दिया था। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसे 10 मिलियन बार मरना भी प्रायश्चित के लिए काफी नहीं होता। फिर उसने शांति से आगे जोड़ा,
उसके बाद जो हुआ वो बेहद स्मूथली चला। फेन ज्वेचन ने सोल को ढूंढ लिया और उसकी ताकत हैरान करने वाली स्पीड से बढ़ रही है। ये परफेक्ट है। अगर वो बहुत कमजोर होता तो उसे लॉजिकली ये तलवार हासिल करने देना आसान नहीं होता। फिर उस आदमी ने पूछा, ऑनरेबल डेविल लॉर्ड, मैं अब भी नहीं समझा, फेन ज्वेचन को ही ये तलवार क्यों हासिल करनी है? हम उसे सीधा पकड़कर जबरदस्ती डेविल ब्लड क्यों नहीं ले सकते? डेविल सोर्ड दहाड़ी। अगर यह मुमकिन होता तो मैं ये 20 साल पहले ही कर चुका होता। मेरे जिस्म पर जो सील है वो इविल गॉड नाम के एक प्राइमोडियल गॉड ने लगाई थी। 1 मिलियन साल बीत चुके हैं और अब मेरी सोल का बस एक छोटा सा हिस्सा बचा है। अगर ये सील नहीं टूटी तो मैं पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा। मेरे लिए एक्टिवली डेविल ब्लड लेना नामुमकिन है। फेन ज्वेचन को वो मुझे अपनी मर्जी से ऑफर करना होगा। सिर्फ ऐसा ही हो सकता है। तलवार ने चेतावनी दी। उसके सिर्फ एक ख्याल से मैं कभी लाइट नहीं देख पाऊंगा और तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उस मिडिल एज्ड आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, तो ऐसी बात है? वो मुड़ा और लापरवाही से बोला, 13 स्टार अलाइनमेंट में 2 महीने हैं। दुनिया के मोनार्क्स और ओवरलॉर्ड्स इकट्ठा होंगे और उनकी पावर से सील टूट जाएगी। फिक्र मत करो, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो सब डेविल सोर्ड के राज जानने के लिए बेचैन हैं और उससे भी ज्यादा तथाकथित सीक्रेट्स ऑफ द डिवाइन प्रोफाउंड जानने के लिए। हा 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 हा। कदमों की आवाज गूंजी और वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन उसकी हंसी वहां देर तक गूंजती रही। ये माइटी हेवनली सोर्ड मास्टर जुआन युआन वेंटियन था और दुनिया का मास्टर बनने का उसका डरावना प्लान अब अपने आखिरी कदम के करीब पहुंच रहा था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के शॉकलैंड में शाओयुन ने ऐलान किया, दादाजी, 7th सिस्टर प्रेग्नेंट हैं। हम आज मेरे माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हैं। सौली हंसते हुए बोले, हे, ये तो सबसे अच्छी बात है। सोलिंगसी ने भी खुशी से जोड़ा, मैं भी आ रही हूं। बिग ब्रदर और सिस्टर इन लॉ की आत्माएं जरूर बच्चे को आशीर्वाद देंगी। तभी बाहर से एक तेज घबराई हुई आवाज आई, 5th एल्डर जूनियर मास्टर लिंगसी। एक नौजवान डिसाइपल हांफते हुए अंदर आया। शौली ने अपनी भौहें नीचे की और पूछा, क्या बात है? उस डिसाइपल ने हांफते हुए कहा, वो फेन ज्वेचन है। किसी ने उसे देखा है। शहर के ईस्टर्न साइड पर पड़ा हुआ है, पूरी तरह खून से लथपथ। उसकी हालत ऐसी है जैसे बस मरने ही वाला हो। फेन ज्वेचन? यह नाम सुनकर सभी चौंक गए। नंबर 1 अंडर हेवन आगे बढ़ा और बोला, क्या वो बदला लेने के लिए वापस आया है? डिसाइपल ने अपना सिर हिलाया, नहीं, हम में से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। शाओलिंगसी ने चौंक कर चीखा, जल्दी मुझे अभी उसके पास ले चलो। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता वो आंगन से बाहर भाग गई। नंबर 1 अंडर हेवन ने कहा, फिक्र मत कीजिए, मैं उसके पीछे जाता हूं। क्योंकि वो मरने की हालत में है इसलिए उससे कोई खतरा नहीं है। इतना कहकर वो हवा में उड़ा और शाओलिंगसी के पीछे चला गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।